स्वागत है आपका फ्रीजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है किरण बाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्राचीन भारत का है गुप्त काल। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक। ठीक है, फुल एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को। जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे हमने वीडियो के लास्ट में लिया है। पहले हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है उसको कवर करेंगे। इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ही आपको समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट उठा के पढ़ोगे क्वेश्चन कि मैं इसका आंसर रट लूँ उसका आंसर रट लूँ, तो आप इस तरह से कभी भी हिस्ट्री को हमेशा के लिए याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक या दो बारी अच्छी तरह से अगर पढ़ोगे तो आपको लाइफ में दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेस्ट तरीका यही है, एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे करोगे? चैनल का नाम लिखा है चैनल का नाम लिखा है फ्री जीके क्यूज़, उसके सामने लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप वहाँ पर सिंपली टच कर दें। ठीक है, रेड कलर में लिखा होगा, बस आपको यही करना है। वीडियो अगर पसंद आती है तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहले वीडियो को आप अच्छी तरह से देखना, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में ही सारी चीज़ें हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनिए, सातवाहन एवं कुषाण राज्य के पतन के पश्चात कई राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, इसके पहले जो भी प्रीवियस वीडियो हमने बनाई है ना सातवाहन के ऊपर, वहाँ पर हमने सातवाहन और कृषाण राज्य के बारे में पढ़ा है अच्छी तरह से। ठीक है, ये जो वंश है ना ये पहले आ चुके थे गुप्त काल के पहले। ठीक है, उससे पहले ये आ चुके हैं और ये जा चुके हैं, और उनके जाने के बाद बहुत सारे राजवंश और आए थे। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से थे? इनमें वाकाटक और मोखरी वंश के अतिरिक्त गुप्त वंश महत्वपूर्ण था। ठीक है, उस समय वाकाटक और मोखरी, ठीक है, ये भी गुप्त वंश के साथ साथ में चल रहे थे और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक, मौर्यों के पतन के पश्चात नष्ट हो चुकी भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः अर्जित किया। इसका मतलब सिर्फ यही है। देखो, हमने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा है ना कि मौर्य साम्राज्य में क्या किया था। देखिए, थोड़ा सा मैप में मैं आपको बता देती हूँ। जो स्ट्रॉन्गेस्ट राजा था मौर्य का, कौन था बच्चों? वो था अशोक सम्राट। ठीक है, वो यहाँ पर बैठा था पाटलिपुत्र पे। उन्होंने क्या किया था कि इतना हिस्सा जीत लिया था। ठीक है, यहाँ पर ये गोदावरी नदी के बाद नहीं गए थे। ठीक है, बाकी इतना हिस्सा उन्होंने जीत लिया था। इतना हिस्सा जीतने के बाद जो कलिंग का युद्ध हुआ था वहाँ पर अशोक सम्राट ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, है ना। मतलब वो बौद्ध धर्म अपना चुके थे और वो सारी चीज़ें छोड़ चुके थे, लड़ाई झगड़ा छोड़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इतना जब उस राजा ने, अशोक सम्राट ने इतना ज़्यादा साम्राज्य अगर बना लिया था अपना, तो ये एक एकता थी। मतलब अब आपस के राजा एक दूसरे में नहीं लड़ते थे, ये एकता थी। मतलब सारे ये अशोक सम्राट के अधीन में ये काम करते थे। ठीक है, उनके अंडर में थे, तो ये आपस में लड़ते नहीं थे। उसी को कहते हैं राजनीतिक एकता। ठीक है, तो ये सिर्फ अशोक सम्राट ने किया था, बाकी और कोई भी राजवंश नहीं कर पाया था। हाँ, कोशिश ज़रूर की थी सातवाहन और कृषाण ने कि हम वापस से अशोक सम्राट ने जो किया है हम इसको करें। ठीक है, वापस ये जो इतना साम्राज्य बहुत सारा जीत ले और सबके बीच में हम राजनीतिक एकता बिठाए, पर ये ऐसा किसी ने नहीं किया। ऐसा करने वाला सिर्फ गुप्त वंश था। ठीक है, कौन था? सिर्फ गुप्त वंश था। इसलिए गुप्त वंश और मौर्य के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और इमेज में मैं आपको बता दूं। ठीक है, वापस जो ये गुप्त वंश है ना, वापस वो यहीं से ही शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है वेंकट, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, वाकाटक ये इधर है। ठीक है, यहाँ पर कंदम है, यहाँ पर नागवंश था उस समय। ठीक है, ये यहाँ पर थे। ये पांड्य चोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तमिल राज्य और संगम वाले में सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आगे से। इस काल में भारत में आर्थिक, सामाजिक, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई। देखिए, ये काल के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। अब क्या लोग इतना लड़ाई झगड़े में ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को बढ़ा रहे थे। किन किन चीज़ों में? आर्थिक में, सामाजिक में, साहित्य और कला, इन क्षेत्रों में ना ये लोग आगे बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये गुप्त काल में बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए थे। ठीक है, यहीं से मतलब शुरुआत हुई थी। और हाँ, गुप्त काल में मंदिरों का भी बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ था। किसका? मंदिरों का, है ना। इसको याद रखना, मतलब यहीं से मंदिर बनना शुरू हो गए थे। इस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर्ण युग। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, उससे पहले जो हमने वीडियोस कवर किए उसमें हमने
कांस्य युग, लोहा युग और अब हम पढ़ रहे हैं स्वर्ण युग के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं कांस्य युग किस ड्यूरेशन को कहते हैं, लोह युग किस ड्यूरेशन को कहते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक एक चीज़ हमने एक्सप्लेन की है, आपके सारे डाउट हम वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना आप, है ना। गुप्त काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। इस वंश के कई शक्तिशाली राजा हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें शक्तिशाली राजा थे और बहुत सारे नॉर्मल राजा भी थे, लेकिन क्वेश्चन किसके ऊपर आते हैं बच्चों, जो शक्तिशाली है, जिसने कुछ अच्छा काम किया हो। ठीक है, तो उसी पे हम ज़्यादा जोर देंगे और उनको ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से सुनना। पढ़ो, सिर्फ एक बार पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि दिमाग में छप जाए। देखिए, जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आया समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, पहले प्रथम आया, फिर उसके बाद आया द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। सुनो बच्चों, एक जो कन्फ्यूज़न आप में अक्सर होता है उसको मैं आज क्लियर करती हूँ। मौर्य साम्राज्य जो हमने पढ़ा है उसमें एक नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसका नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उसे नहीं, मौर्य साम्राज्य का वो संस्थापक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मगध राज में जो चाणक्य के साथ था, है ना, चाणक्य जिसके राजनीतिक गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य है वो, है ना, उसके आगे मौर्य लिखा है। लेकिन जो गुप्त काल में जो चल रहा है ना, ये सिर्फ चंद्रगुप्त है, इसके आगे प्रथम लिखा है या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, और यहाँ पर आगे विक्रम आदित्य वर्ड भी है इसमें। ठीक है, इस चीज़ को बस आप ये ध्यान रखो कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वर्ड जिसमें आ रहा है ना, जो चंद्रगुप्त है वो मौर्य वंश का है, और ये गुप्त काल वाले के आगे सिर्फ चंद्रगुप्त लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। बस ये प्रथम द्वितीय मतलब ये है कि पहले वाला प्रथम कहलाता है, उसके बाद जो भी उसके पोते होते हैं ना उसमें द्वितीय लग जाता है। ये सब पोते के नाम पर ऐसे पड़ जाता था, मतलब ये दादाजी हैं और ये उसका पोता है। ठीक है, तो उसने द्वितीय करके अपना नाम ले लिया। उसी तरह से कुमारगुप्त में भी लिया है, उनका जो एक पोता है उन्होंने भी कुमारगुप्त द्वितीय ले लिया। ठीक है, नाम इस तरह से रख दिए जाते थे पोते के ऊपर, सॉरी दादाजी के ऊपर। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, उसमें मैंने गुप्त वंश के सारे जितने भी वंश हैं उनको लाइन वाइज मैंने याद करवाया, एक ट्रिक बताई है। ठीक है, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हो ना तो ये आपको लाइन वाइज याद हो जाएंगे। क्वेश्चन बनते हैं कि संस्थापक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो, और उसका फिर उत्तराधिकारी कौन है, फिर उसका उत्तराधिकारी कौन है, फिर उसका उत्तराधिकारी कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये उत्तराधिकारी है ना, उससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने वो ट्रिक बताई है। सारे संस्थापक आप ये जितने भी सारे वंश हैं उनको आप एक साथ याद कर सको लाइन वाइज। ठीक है, चलिए नाम पढ़ लेते हैं। ये सारे नाम हैं, है ना। श्रीगुप्त जो सबसे पहले है ना, ये संस्थापक है इस वंश का, मतलब इस वंश को स्थापित किया है इन्होंने। ठीक है, इन्हीं की वजह से ये वंश शुरू हुआ है, उसे कहते हैं संस्थापक। उत्तराधिकारी मतलब क्या बच्चों, बता चुकी हूँ, एक और बार बता देती हूँ। उत्तराधिकारी मतलब कि अगर श्रीगुप्त मर जाता है तो उसके बाद जो उसका राजपाट है वो कौन संभालेगा, अक्सर कौन संभालता है, उनका बेटा संभालता है ना। तो यहाँ पर भी उनका बेटा ही संभालेगा, या फिर ये खुद भी एक नाम सजेक्ट कर देते हैं कि अब मैं इसको राजपाट दे दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर उनका बेटा ही संभालता है। तो घटोत्कच श्रीगुप्त का बेटा हुआ। ठीक है, घटोत्कच के बाद आता है उनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बेटा बनता है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद इनके दो बेटे हैं, याद रखना, समुद्रगुप्त के दो बेटे रहते हैं, एक है रामगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। ठीक है, तो ये दो कैसे रहे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको बच्चों नाम पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सीरियल वाइज। अब उसके बाद आता है चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य का बेटा कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बेटे के बाद आता है स्कंदगुप्त। इसके बाद तो और लाइन चली रही है, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिससे क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही मैं बताऊंगी। चलिए, तीनों कोने से 3 नए राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि जब गुप्त वंश चल रहा था उस समय और भी ज़्यादा राजवंश थे। ठीक है, बहुत सारे थे, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं। ठीक है, वहाँ पर आगे मैंने बता दिया था, एक वकाटक बताया था और एक और बताया था मोखरी। ठीक है, लेकिन और भी चल रहे थे, जैसे देखो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, कहा मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में नाग शक्ति करके एक चल रहा था, और दक्कन में था वकाटक, अभी बताया आपको, है ना, और पूर्व में था गुप्त। ठीक है, ये पूर्व वाले हिस्से में है, जहाँ पर मगध है ना, वो उस हिस्से को हम पूर्व कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, एक और बार बता देती हूँ, ये मैप है हमारा। ठीक है, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, दक्कन ना
किस हिस्से को कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं, ठीक है। ये ना ही पूरा दक्षिण में आ रहा है और ना ही ये पूरा उत्तर में आ रहा है, ठीक है, इसको दक्कन कहते हैं। तो यहाँ पर है वाकाटक, ठीक है, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले हिस्से में कौन सा था, नाग शक्ति था, और यहाँ पर कौन चल रहा था, गुप्त वंश चल रहा था, ठीक है। ये साथ में एक साथ ऊपर उठ रहे थे, ठीक है बच्चों। इनको भी हम पढ़ेंगे, नाग शक्ति भी मैं आपको पढ़ाऊंगी अलग से, वकाटक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगी अलग से, ठीक है, लेकिन हम ये अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे तो सब कचरा हो जाएगा और आपको समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एक एक टॉपिक उठाती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ। सुनिए, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ, ठीक है। प्रयाग आपको पता है कहाँ पर है, कौशाम्बी भी आपको पता है, ठीक है, बता रखा है मैंने। ये उत्तर प्रदेश के उधर मिलता है, ठीक है, उस हिस्से में है। वहाँ के आसपास में कुछ जगहें हैं, वहाँ पर इन हिस्से को कहते हैं, ठीक है। प्रयाग अभी जिसे प्रयागराज कहते हैं, और कौशाम्बी, ठीक है, वहीं पर ये, इसी से थोड़ा सा दूर है। ये कहा जाता है कि 56 किलोमीटर के आसपास में है ये, है ना, प्रयाग के निकट में कौशाम्बी, वहाँ पर गुप्त का उदय हो रहा था, ठीक है। अब ये बताइए आपको, देखिए, अब इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी हमेशा से ना इसकी पाटलिपुत्र ही रही है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये याद रखना, गुप्त जो काल चलता है उनकी जो राजधानी होती है वो है पाटलिपुत्र, और जो उसकी भाषा जो होती है ना बच्चों, उसको सुनना, भाषा भी पूछी जाती है कि उस समय कौन सी भाषा चल रही थी, तो वो थी संस्कृत और थी प्राकृत, ठीक है। तो संस्कृत को ज़्यादा वैल्यू दी गई है इस समय, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, ठीक है। इनका ड्यूरेशन क्या है, 240 से लेकर 280 ईस्वी था, ठीक है। चलिए, इसे 3री शताब्दी कहते हैं, ठीक है। देखो, पहली शताब्दी किसे कहते हैं आपको पता है, देखो, 0 साल से चला 100 साल, ठीक है, सॉरी 0 साल से चला ये 100 साल, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पहली शताब्दी होती है, ठीक है। तो अब 100 साल से जो चलेगा 200 साल, ठीक है, इसको हम कहेंगे 2री शताब्दी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 240 से यहाँ तक बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, 300 तक जाएगा। तो ये कौन सी शताब्दी कहलाएगी बच्चों, 3री शताब्दी कहलाएगी, है ना। चलिए, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उनका पुत्र घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी का हुआ, ठीक है। बस आपको ये नाम याद है। तो ये जो श्रीगुप्त हैं उनके बेटे हैं घटोत्कच, ठीक है, ये आते हैं इनके बाद। और मैंने वो वीडियो जो बनाई है उसको प्लीज़ आप एक बार देख लेना, जिसमें गुप्त वंश के वंश को याद करने की मैंने लाइन बताई, सिर्फ एक लाइन और एक फ़ोटो मैंने बताया, उसके माध्यम से आप उसे याद कर सकते हो। तो आप इसको याद कर लोगे कि कब किसके बाद कौन आया, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, श्रीगुप्त के बारे में बात कर ली, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है उनके इसमें। और उसके बाद आते हैं घटोत्कच, ठीक है, उनके बेटे, उनके इसमें भी इतना कुछ नहीं। अब घटोत्कच के जो बेटे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ से शुरू होता है असली गुप्त काल के बारे में, ठीक है। सुनिए, वंश का प्रथम महान सम्राट है ये, ठीक है, वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक, याद रखना। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, ठीक है। ये लिच्छवी की राजकुमारी है कुमार देवी, उससे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। पहला शासक, ये जो पहला शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ठीक है, धारण की, ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला वो राजा कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ठीक है। बहुत सारे थे जिन्होंने की, लेकिन सबसे पहला वाला कौन है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। क्योंकि जैसे ही गद्दी पर बैठा था ना, तो इन्होंने एक उपाधि ये धारण की थी, ठीक है, महाराजाधिराज, ठीक। गुप्त स्वंत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की, ठीक है। गुप्त स्वंत की जो शुरुआत की है वो गुप्त चंद्र प्रथम ने की है। देखो, विक्रम स्वंत और शक स्वंत के ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ पहले शुरू से आप इसको देखें, आपको ये चीज़ें यूं ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो देखो, कुमार देवी प्रकार की मुद्रा। अब जो गुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त प्रथम था, इन्होंने जो मुद्राएं निकाली थी ना, मुद्राएं मतलब क्या, सिक्के जैसे होते हैं, जो अभी हमारे जो पैसे जिसे कहते हैं ना, हम उसको मुद्राएं कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो हम रुपया और इन चीज़ों को वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इसको उस समय में मुद्रा कहते थे, ठीक है। तो किस तरह की मुद्रा है इनकी, वो है कुमार देवी की। कुमार देवी कौन है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर कौन है, ये इनकी वाइफ है, ठीक है। तो इन्होंने जो सिक्के जारी किए हैं ना, वो इन्होंने कुमार देवी के ही किए हैं, ठीक है।
गुप्त काल के सोने के सिक्के की मुद्रा को दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। ये सुनना, क्वेश्चन आता है ना। गुप्त काल के सोने के सिक्के की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं, सोने के सिक्के को दिनार कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुमार देवी है, इनकी वाइफ है। ठीक है, ये वाइफ है और ये खुद है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए थे। ठीक, चलिए, समुद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, मतलब चंद्रगुप्त के प्रथम के मर जाने के बाद उनका बेटा है ना, उत्तराधिकारी उनका बेटा कौन? समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। देखिए, आर्यावर्त मतलब क्या है? मैप में आपने देखा होगा आर्य कहाँ पर बसे थे, मैंने बताया था आपको वैदिक काल में। ये सिंधु घाटी से होते हुए आए थे। तो जो सिंधु घाटी वाला जो क्षेत्र है ना बच्चों, उसके आसपास वाला क्षेत्र जो है ना, उसको आर्यावर्त कहेंगे। ठीक है, अब वहाँ के जो उस हिस्सा है ना, जो सिंधु घाटी का हिस्सा, वो पंजाब की तरफ का, उस हिस्से को समुद्रगुप्त ने वहाँ के हिस्से के 9 शासकों पर राज कर लिया था। ठीक है, अब दक्षिण आपको पता है, दक्षिण कहाँ पर? ये नीचे तरफ है ना, साउथ इंडियन साइड में, वहाँ पर इन्होंने, समुद्रगुप्त ने 12 शासकों को पराजित किया था। शासक वही, ठीक है, ये खुद भी एक शासक है। इसी तरह की इन्होंने भी 12 शासकों को पराजित किया दक्षिण वाले हिस्से में। और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, सिंधु से जो हिस्सा है, सिंध नदी के जो आसपास का जो हिस्सा है, उसको आर्यावर्त कहते हैं। वहाँ के 9 शासकों के इन्होंने हराया। ठीक है, वो कश्मीर और ये सारा जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें आता है। ठीक है, देखिए, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख। अब ये जो समुद्रगुप्त ने जो भी ये जो काम किया है ना, तो ये किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है प्रयाग प्रस्ती में मिलता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आते हैं कि किसका कौन सा अभिलेख है, कहाँ से पता चला किसने क्या क्या काम किया, तो ये सब अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख मैंने बताया ना आपको क्या होता है, प्रीवियस वीडियो अशोक सम्राट वाली में मैंने बताया है, इमेजेस भी दिखाई है। अभिलेख मतलब जो पत्थरों पर कुछ खुदवा के लिख दिए जाते थे ना, उसको अभिलेख कहते थे। ठीक है, वीणा वादन प्रकार की मुद्रा। ठीक है, समुद्रगुप्त ने किस तरह की मुद्राएं निकाली थी? वो वीणा वादन की, है ना। इनकी पत्नी का नाम है दत्ता देवी। क्या नाम है बच्चों? दत्ता देवी। ये देखें, यहाँ पर ये वीणा बजाते हुए, ये खुद समुद्रगुप्त है ना, ये वीणा बजाते हुए ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं कि ये यहाँ पर वीणा बजा रहे हैं, है ना। और इस तरह की ये वीणा वादन प्रकार की मुद्रा समुद्रगुप्त ने निकाली थी। ठीक है, इसको याद रखना। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। देखो, इन्होंने जो आर्यव्रत के जो 9 शासकों को और दक्षिण व्रत के 12 शासकों को जो पराजित किया ना, इस घटना के बाद ही एक इतिहासकार ने इनको नेपोलियन कहा। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त को क्या और कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, इसने अश्वमेघकर्ता, विक्रमंत, ठीक है, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है, धारण की। देखिए, क्वेश्चन आएगा आगे कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से उपाधि धारण की। ठीक है, ये सारी और भी बहुत सारी उपाधि थी, है ना। तो जो पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है परम भागवत। सबसे पहले जो उपाधि ली है ना समुद्रगुप्त ने, वो ली है परम भागवत की। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली है? सबसे पहले कौन सी ली है? महाराजाधिराज की। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, सुनो। इसे कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, जो समुद्रगुप्त है ना, उसको कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ठीक है, किसका? विष्णु का उपासक था। और ये जो गुप्त काल है ना, ये इसमें ना विष्णु को ही ज़्यादा पूजा की जाती थी, है ना, विष्णु की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ठीक है, पता चल रहा है उसने जैसे सिक्के बनाए हैं उसके ऊपर वो वीणा बजा रहा है, तो ऑफकोर्स ये संगीत का प्रेमी है। ठीक, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। सुनना, क्वेश्चन आता है कि हरिशेन किसका दरबारी था? किसका था बच्चों? ये था समुद्रगुप्त का। ठीक है, जिसने इलाहाबाद प्रस्तिलेख की रचना की। ठीक है, इसने, अब हरिशेन ने क्या किया? ये जो कवि है, इसने इलाहाबाद के जो प्रस्तिलेख है उसकी रचना की है। ठीक है, रचना मतलब लिखना। ठीक, मैं सारे वर्ड का मीनिंग बताती हूँ ताकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा देख रहा है वो कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो अगर वो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेगा तो उसके सारे डाउट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे।
जो समुद्रगुप्त थे ना, उनके दो बेटे हैं, एक रामगुप्त है और दूसरा कौन सा है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। हुआ क्या था, देखो, यह निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक सिद्धि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को भेंट में दे दिया। ठीक है, ये शक से हार गया। ये शक वाले के बारे में मैं पढ़ा चुके हैं ना, शक जो वंश है उनके बारे में पढ़ा चुके हैं। इन्होंने करीबन 400 सालों तक, है ना, 400 सालों तक गुजरात के ऊपर का एक हिस्सा है, वहाँ पर इन्होंने 400 सालों तक राज किया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये मध्य प्रदेश के इधर भी आ चुके थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि रामगुप्त इससे शकों से हार गए और अपनी पत्नी को जाकर भेंट में देने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसका जो छोटा भाई था, है ना, छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, वही है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना, इनका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी, उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बैठ गया। ठीक है, कि इसी से शादी की इसने, ध्रुव स्वामिनी से ही शादी की और रामगुप्त को मार दिया। ठीक, क्योंकि अगर यही राजा बना रहता तो ये जो गुप्त वंश है आज ये मतलब उस समय में ख़त्म हो जाता बहुत ही जल्दी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की वजह से वो फिर भी बना रहा। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना, आप उसके बारे में पढ़ रहे। ये दोनों भाई थे, रामगुप्त को मार दिया, अब चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ गए। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, रामगुप्त पहला है, उसको मारने के बाद जो बैठ गया है वो है चंद्रगुप्त, तो कहलाएगा ये तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी ही, है ना, क्योंकि ये उनका ही बेटा है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, इसको याद रखना, फाहियान के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीन का है, कहाँ का है, ये चीन का आदमी है फाहियान। ठीक है, ये आया। ठीक, महरौली लौह स्तंभ लिख। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो भी काम किए हैं ये कहाँ से मिले हैं, कहाँ से पता चला कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है, कहीं लिखित है, कहाँ पर लिखित है, महरौली लौह स्तंभ में ये सारी चीज़ें लिखित में है। ठीक, अब देखो इनकी ये मुद्राएं हैं। ठीक है, इन्होंने ये मुद्राएं चलाई है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्रा। ठीक है, ये इस तरह से दिखती हैं, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा। ठीक है, किस तरह की मुद्राएं इसकी, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, ये जो मुद्राएं, इनका नाम ऐसा दे रखा है कि जो ये है उसको कहते हैं चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा। उपाधि कौन सी धारण थी, परम भागवत, है ना। देखिए, परम भागवत सबसे पहले किसने उपाधि ली है, किसने ली है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, महाधीराज की किसने ली थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी, और परम भागवत की सबसे पहले किसने ली है, वो ली है समुद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। अब जब शकों को उसने हरा दिया, है ना, शकों को हराया, उसके बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, वह विक्रम आदित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, देखो जब शकों को उसने हराया, है ना, क्योंकि देखिए जो उनके भाई थे रामगुप्त, उसको तो हरा दिया था शक ने, तो एक तरफ से क्या हुआ कि शक जीत चुके थे, लेकिन शक को वापस से हराया किसने, उसके छोटे भाई ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना, इसने जब हराया तो इसने उस खुशी में चांदी के सिक्के भी चलाए और अपने आप को विक्रम आदित्य की उपाधि भी दी। ठीक है, तो सिर्फ कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं लिखा जाता है, सिर्फ विक्रम आदित्य लिखा जाता है ना, तो ये कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। ठीक, उसने नागवंश, वाकाटक और कंदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मैंने आपको मैप में बताया ना, नागवंश कहाँ है, वाकाटक कहाँ है, कंदम्ब राजवंश कहाँ है। ठीक है, इन सब के साथ अब इसने वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, देखो करना क्या है, जब पूरी जगह पर राजनीतिक एकता बनानी है तो वहाँ के राजाओं से आप लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, वहाँ के राजाओं से आप वैवाहिक संबंध बनाओगे कि हम आपस में लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन एक संबंध बनाएंगे जिससे नहीं आप मुझसे लड़ोगे ना ही मैं आपसे लड़ूंगा। उसी को ही राजनीतिक एकता कहते हैं बच्चों, है ना। और वही चीज़ गुप्त काल में बनी है और यही चीज़ मौर्य काल में भी बनाए रखी थी अशोक सम्राट ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन सी जगह, देखो उज्जैनी और पाटलिपुत्र विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, उसके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त दरबार के इसमें ना पूरे 9 रत्न थे, वैसे बहुत सारे थे लेकिन 9 भी उनको फेमस मानते हैं। ठीक है, ये मैप में आपको बता चुकी हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखिए कौन कौन से थे उनके दरबार में,
कालिदास सुना होगा आपने बहुत बार, है ना, बहुत बार इनकी हमने कुछ ना कुछ दोहे वगैरह भी पढ़े हैं, कविताएं भी पढ़ी हैं, तो ये सब कालिदास की ही पढ़ी है हमने, ठीक है, स्कूल में। जो किसके समय के हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य के समय के हैं, ठीक है। कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, ठीक है, ये नाम है इसका, घटकरपर, वाराहमिहिर, इनके बारे में भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा आपके स्कूल समय में, ठीक है। वाराहमिहिर खगोल विज्ञान है, ठीक है, इनको खगोलिक विज्ञान बहुत ही अच्छा आता है। अभी बताऊंगी थोड़ा सा और इनके बारे में। वरसूची, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट को तो आप अच्छी तरह से सुना होगा आपने ये नाम, ठीक है, तो ये भी गुप्त काल के थे, ठीक। विशाखदत्त, ठीक है, इनका नाम भी सुना होगा आपने। रुद्रक, ब्रह्मगुप्त, ये गणित के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और जो विशाखदत्त थे इनको नाटक बहुत अच्छी तरह से आता था। और एक और है विष्णु शर्मा, ठीक है, और भी नाम हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता रहे हैं। और भास्कराचार्य, ठीक है, इनके बारे में भी सुना होगा आपने। भास्कराचार्य उल्लेखनीय है, ठीक है, तो ये सब किसके शासनकाल में थे? ये सब गुप्त काल में आए हैं, और ज़्यादातर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य के शासनकाल में आए हैं, ठीक है। देखो, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण के नाम से प्रतिपाद किया, ठीक है। देखो, न्यूटन तो काफ़ी टाइम बाद आया, ठीक है, ये तो फॉरेनर था न्यूटन, लेकिन अपने ही इंडिया में ब्रह्मगुप्त जो हैं इन्होंने गुरुत्व आकर्षण का लॉ दे दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, समझ रहे हो आप, लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्रह्मगुप्त पहले ही इसको बता चुके थे, लेकिन उस समय इतना ऐसी एडवांस चीज़ें नहीं थी कि दुनिया के हर लोगों को पता चले, तो इसको न्यूटन ने अपनी भाषा में और अपना नाम देकर इसको प्रतिपाद कर दिया। लेकिन सबसे अगर ऐसा देखा जाए एक हिसाब से तो उसके जनक कौन है? ब्रह्मगुप्त है, लेकिन इनको नहीं मानते हैं, न्यूटन को मानते हैं, ठीक है। देखिए, इस चीज़ को सुनिएगा, किसकी कौन सी रचना है, ये क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आर्यभट्ट ये रचनाकार है, रचनाकार मतलब इन्होंने लिखा है कुछ, है ना, ये विद्वान है कुछ, है ना, इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। रचना मतलब किसी बुक का नाम, ठीक है, रचनाकार लिखने वाला, और रचना मतलब उसने जो लिखा है, कोई बुक ही लिखी होगी, ठीक है। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टीय, धन्वंतरी की है नवनीतम, ब्रह्मगुप्त की है ब्रह्म सिद्धांत, वराहमिहिर की है पंच सिद्धांतक, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है पंच सिद्धांतक, ठीक है। चलिए, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है, ठीक है। वैसे पाटलिपुत्र ही चली आ रही है पूरे गुप्त काल में, ठीक है। कुमारगुप्त के समय में पश्चिमोत्तर भारत पर हूणों का ज़बरदस्त आक्रमण हुआ। हूणों के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो कुमारगुप्त है ना, उनके समय में हूण बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे, और इसी की वजह से ना इन लोगों का अब धीरे धीरे पतन होने लगा था, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग शासक तो रह चुके थे, उनके समय में शक ज़्यादा वो परेशान कर रहे थे उन लोगों को, है ना, लेकिन अब कुमारगुप्त के समय में हूण ज़्यादा परेशान करने लग गए, ठीक है। कार्तिकीय प्रकार की मुद्रा, अब जो कुमारगुप्त है इन्होंने जो मुद्रा निकाली है वो कार्तिकीय प्रकार की है। कार्तिकीय प्रकार मतलब देखिए, फूल की पत्तियां हैं दिख रही है आपको, और यहाँ पे कार्तिकेय बैठे हुए हैं, मतलब फूल की पत्तियों पे बैठे हुए हैं, इस तरह की मुद्रा का नाम उन्होंने दे दिया। कार्तिकेय की मुद्रा जो है वो कुमारगुप्त ने निकाली है, ठीक है। इस परिस्थिति को उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने संभाला। उसने हूणों से भयंकर युद्ध किया और अनेक कठिनाइयों के बाद उन्हें मार भगाने में सफल हुआ, ठीक है। हूणों ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किया, तो जो कुमारगुप्त है ना उसको मार दिया था, ठीक है। अब उनके जो बेटे हैं उन्होंने संभाला। इनके बेटे ने क्या किया? हूणों पर आक्रमण किया और इनको हरा दिया, ठीक है। और लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज़ों का इनका हानि हुआ था, इसलिए अब धीरे धीरे इन लोगों का भी पतन होने लगा। कुमारगुप्त ने देखो बहुत अच्छा काम किया कुमारगुप्त ने, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। विश्व में, पूरे विश्व में ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। उसने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए जो सोने, चांदी और तांबा के थे, ठीक है। कुमारगुप्त ने वैसे बहुत सारे सिक्के चलाए थे जो सोने, चांदी और तांबा के भी थे।
गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इस राजधर्म को अपनाया। ठीक है, इसे राजधर्म को अपनाया। मैंने बताया ना आपको कि इन सब लोगों ने वैष्णव धर्म को अपना रखा था। ये विष्णु के उपासक थे। ठीक है, तो ये वैष्णव धर्म को ये बहुत मानते थे। गुप्त के जितने भी गुप्त काल के शासक रहे हैं ये सब। ठीक है, और इन्होंने इसको राजधर्म भी बना रखा था। विष्णु का वाहन गरुड़। ठीक है, गरुड़ आपको पता है एक पक्षी का नाम है। ठीक है, गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। ठीक है, विष्णु जो है उनका वाहन है, ये वाहन है। ठीक है, गरुड़, और यही गुप्तों का क्या था, राज चिन्ह था। ठीक है, चैर, चौल और पांडे इनका राज चिन्ह मैंने बताया है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। सुनिए, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष अगर कहीं मिलते हैं वैष्णव धर्म से रिलेटेड है ना गुप्त काल के, तो कहाँ मिलेंगे आपको, देवगढ़ के जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ठीक है, देवगढ़ के जो जिला है ललितपुर है ना, वहाँ में एक मंदिर है, उसका नाम है दशावतार। वहाँ पर आपको गुप्त काल के वैष्णव धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये जो मंदिर आपको बताया जा रहा है ना, देशावतार है ना, ये जो मंदिर है दशावतार है ना, ये कहाँ पर है, ये है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्त काल में बनाई गई है। ठीक है, देखो 16-17 और कहीं कहीं 19 भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। ठीक है, मतलब अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं, उसमें से अभी सिर्फ आपको 6 देखने के लिए मिलेंगी। बाकी सब है वो ढह चुकी है, ख़राब हो चुकी है, या फिर जो पुराने उनके बाद जो भी शासक आए थे उन्होंने उसको तोड़वा दिया है। ठीक है, 16, 17 और जो 19 वाली जो बनी है गुफाएं है ना, ये अजंता की जो गुफाएं बनी है ये गुप्त काल में बनाई गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ है, तो वो है नंबर 16, 17 और कहीं कहीं 19 भी देखने के लिए मिलता है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासंग राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है, प्रशंसनीय है, मतलब 16 जो नंबर की जो गुफा है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। गुफा संख्या 17 के चित्र को त्रिशाला कहा गया है। ठीक है, इस त्रिशाला में बौद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। देखिए, जो गुफा नंबर 16 है उसमें एक राजकुमारी का चित्र है, उसका नाम है मरणासन। ठीक है, लेकिन जो गुफा नंबर 17 है उसमें क्या बनाया गया है, उसमें जो बौद्ध है उनके जन्म के बारे में, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं का चित्र बनाया गया हुआ है। ठीक है, बौद्ध वाली वीडियो में मैंने महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण का मीनिंग बताया है बहुत ही अच्छी तरह से। अभी भी बता देती हूँ, महाविनिष्क्रमण मतलब कि घर छोड़ना, महापरिनिर्वाण मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, इनको एक ड्राइंग के हिसाब से उन्होंने बता दिया गुफा नंबर 17 में। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। देखो, बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं होती है, एक महायान और दूसरी हीनयान। ठीक, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्यन पर्वत, ठीक है, क्या नाम है, विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। ठीक है, सुनना क्वेश्चन आएगा। गुप्त काल में एक गुफा बनाई गई है, उसका नाम है बाघ गुफा। क्या नाम है बच्चों, बाघ गुफा। और ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के जिला धार में है। कहाँ पर बनाई गई है, ये बनाई गई है विंध्य पर्वत को। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बचपन में आपने पढ़ी पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा द्वारा ही लिखित है। ठीक है, बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित एक बुक है वो है बाइबिल है, उसके बाद जो आती है वो आती है पंचतंत्र। ठीक है, हम जब छोटे थे तब बहुत बार रेलवे स्टेशन पे देखने के लिए मिल जाती थी, बेचते थे। ठीक है, पंचतंत्र की बुक। गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ठीक है, देखिए आर्यभट्ट के बारे में पढ़ना जरूरी है बच्चों, है ना, इसलिए थोड़ा सा बस ये पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे। ठीक है, आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे जिनका जन्म 476 ईस्वी में अस्मक महाराष्ट्र भारत में हुआ। ठीक है, जो इनकी जन्म जो है ना, ये जगह ये फिक्स नहीं है, बहुत सारे लोग जगह अलग अलग बताते हैं।
आर्यभट्ट ने शून्य और पाई की खोज की। पाई आपको पता है, पाई किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है बच्चों, 3.14, ठीक है। इसके बाद और भी डिजिट आती है लेकिन एग्जैक्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को लेकर हम मैथ्स के क्वेश्चन और अपने साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये किसने खोज की है, ये शून्य और पाई की खोज की है आर्यभट्ट ने, ठीक है। वे एक अच्छे खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्री मतलब बच्चों देखिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। सूर्य के बारे में बताना, चंद्र के बारे में बताना, है ना, आकाश के बारे में बताना, उसको कहते हैं खगोल शास्त्री, ठीक है। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए, ठीक है। लोगों ने मन गढ़ंत कहानियां बना रखी थी लेकिन वास्तविक में क्या कारण था उसका रीज़न बताया था किसने, इन्होंने, ठीक है, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट के द्वारा की गई खोजों ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक नया आयाम प्रदान किया है, ठीक। चलिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से और ध्यान से अगर सुनी है तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं आप इसको कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। मैंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को भी कवर करवाया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञानी और गणितज्ञ था। अभी हमने पढ़ा कौन था, गुप्त शासन के दौरान में कौन था बच्चों, एक महान व्यक्ति जो महान खगोलीय विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। कौन था, उसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, देखिए दो भाषा वहाँ चलती थी, है ना, एक संस्कृत भी चलती थी और प्राकृतिक भी चलती थी, लेकिन मैंने बताया ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो लैंग्वेज वो कौन सी थी, संस्कृत थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एसएससी 2002 में आए तो अब नहीं आएगा, क्वेश्चन पूछ के नहीं आता, आ भी सकता है, ठीक है। चलिए ये देखिए कितनी बार आ गया क्वेश्चन, इसलिए आप ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं ना, रिपीट होते हैं बच्चों। इतिहासकार वीएस स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, ठीक है। भारत का नेपोलियन लिखा है ना, किसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। समुद्रगुप्त को, बहुत बार पूछ लिया है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। इसकी विजयों को देखकर, इसने क्या विजय किया था, क्या जीता था बच्चों, 9 आर्य व्रत को जीता था, है ना, जो मतलब कि 9 शासक जीत लिए थे इसने आर्य की तरफ से, और इधर दक्षिण के हिस्से में से इसने पूरे 12 शासकों को जीता था, किसने, समुद्रगुप्त ने, है ना, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, ठीक है। मैंने बताया आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी आपको समझाइए इस तरह से कि आप तुक्का भी लगाओगे ना उस चीज़ों के आधार पे तो बिल्कुल करेक्ट लगेगा। देखिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, कौन था जिसने हुणों को आक्रमण करने से रोका था। देखो बच्चों, हुआ क्या था कि जो कुमारगुप्त है इनके बच्चे हैं ना, ये जो कुमारगुप्त इनका बेटा कौन है, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त को तो मार दिया था किसने, हुणों ने। अब हुणों को किसने हराया था, उसके बेटे ने, स्कंदगुप्त ने। किसने हराया था, उसके बेटे स्कंदगुप्त ने, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन देखो ना कितनी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, इसलिए कहते हैं ध्यान से आप इस चीज़ को सुनो। चलिए नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश, बताइए जल्दी। करेक्ट आंसर इसका कला एवं स्थापत्य, ठीक है, कला एवं स्थापत्य, ठीक है। साम्राज्यवादी के लिए तो था ही नहीं, राजस्व के लिए भी था ही नहीं, साहित्य कार्यों का संरक्षण भी नहीं था, कला एवं स्थापत्य के लिए था, ठीक है। और मैंने बताया ना यहाँ पे मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे उस समय में। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, अजंता की कलाकृतियाँ जो है वो किससे संबंधित है, वो है गुप्त काल से, ठीक है। बौद्ध मत कर देना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है गुप्त काल से। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, किसके राजकवि थे ये, नवरत्न किसके हैं, किसके हैं नवरत्न गुप्त काल में, किसके शासनकाल में थे बच्चों, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के इसमें, है ना। चलिए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है, अजंता में जो चित्र बनाए गए हैं वो किससे है, गुफा नंबर 17 में जो चित्र है वो किससे है, किससे मिलते जुलते हैं, किसके ऊपर बनाए गए हैं, क्या है करेक्ट आंसर इसका, अभी बताया, बौद्ध धर्म से, किससे, बौद्ध धर्म से, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह है, कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था, क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है
नालंदा, क्या है इसका करेक्ट आंसर? नालंदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है भानुगुप्त, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? भानुगुप्त है ना। इसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपको बताया नहीं है ठीक से, लेकिन इसको याद रख लेना, ठीक है, कि जो एरन अभिलेख का संबंध है वो है भानुगुप्त से, ठीक है, भानुगुप्त से। और भी बहुत सारे गुप्त शासक थे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताया आपको, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। देखिए आधे से ज़्यादा जो घटनाएं हो रखी है ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय में हुई है। कैसे? इसके 9 रत्न भी थे इनके, इसमें एक विदेश यात्री, ये चीन का यात्री है, ठीक है, ये चीनी यात्री भी आया था, है ना। आर्यभट्ट भी थे उनके इसमें ही थे, मतलब बहुत सारे काम इनके इसमें ही हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, कौन सा था? गुप्त काल। क्या था बच्चों? गुप्त काल। फहियान कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? ये था चीन का निवासी, ठीक। चलिए, धनवंतरी थे, ठीक है, धनवंतरी थे। ये धनवंतरी, ये 9 रत्न है ना, चंद्रगुप्त के ये 9 रत्नों में से है धनवंतरी, है ना। तो इनका क्या काम था? देखिए इसका क्या काम था? इनका काम था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे ये बच्चों? चिकित्सक थे, ठीक है। 9 रत्न में तो आते थे, लेकिन ये प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, है ना। सबका एक एक काम था, इनका काम था चिकित्सा का। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? बार बार बताया है। क्या लोकतांत्रिक थी? नहीं। गणतांत्रिक थी? नहीं। तो क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक, है ना। चलिए, गुप्त काल की सोना की मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताया था आपको, क्या कहा जाता है? सोना की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ठीक है, क्या पूछा है आपसे? ठीक है, देखिए ये जो कुमार संभव है ना, ये कालिदास ने लिखा है। देखिए इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें लिखी है, इसलिए अभी यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, एक कवि करके पूरा हम लेकर आएंगे वीडियो, वहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको याद कर लो। कुमार संभव जो है ये कालिदास ने लिखी है। किसने लिखी है बच्चों? ये कालिदास ने लिखी है, उनका ये महाकाव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ठीक है, कौन सा युग है? गुप्त युग है। ठीक है, गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कौन था शासक? कौन था बच्चों? कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के पिताजी। ठीक है, स्कंदगुप्त के पिताजी और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बेटे। चलिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। ठीक है, ये इसकी दर थी, वो क्या थी, मतलब कि कितना हिस्सा दिया जाता था, है ना? उपज का छठा भाग। क्या इसका करेक्ट आंसर? उपज का छठा भाग। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, वो थी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है। देखिए उस समय में ना बाल विवाह की प्रथा भी बहुत ज़्यादा आरंभ हुई थी। सबसे पहले यहीं पर हुई थी, गुप्त काल में। किस में हुई थी? गुप्त काल में। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण संबंधित है। ठीक है, देखो गुप्त काल के 2 उदाहरण मिलते हैं। एक मिलता है अजंता की गुफाओं में और दूसरा कहाँ से मिलता है, यही लिखा है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, इसको रीड करने से बता देती हूँ मैं आपको। इसका मीनिंग यही है कि प्राचीन काल के गुप्त काल में 2 जगह चित्रकलाकारी की गई है। एक अजंता की गुफाओं में की गई है ना, मैंने बताया आपको 16-17 गुफा नंबर बता दिया ना। एक में बौद्ध के ऊपर है और एक राजकुमारी के ऊपर है। और दूसरी जगह कहाँ पर, कौन सी गुफा है? कौन सी गुफा है? बाघ गुफा है। बताया ना मैंने आपको, ये मध्य प्रदेश में है बाघ गुफा। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? बाघ गुफा। 2 जगह पर चित्र बनाए गए हैं गुप्त काल में, एक अजंता के इसमें और दूसरी बाघ गुफा में बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक है ना, कौन था बच्चों? कौन था? करेक्ट आंसर इसका समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है,
परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने की थी, है ना। सब ने एक एक उपाधि धारण की है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। ध्यान से सुनी होगी वीडियो, तो ये करेक्ट आंसर आपने कर दिया होगा, ठीक है। और इससे पीछे जितने भी आंसर हमने किए हैं वो सब भी आपने ज़रूर करेक्ट किए होंगे। ये हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट, ठीक है। हमने पूरा गुप्त काल पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। इसके बाहर आ सकता है, लेकिन ऐसा आएगा कि वहाँ पर आप तुक्के लगा दो। गुप्त काल का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कभी भी गलत नहीं करोगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से और अच्छी तरह से सुना और समझा होगा तो, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने का यही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। रटोगे कभी याद नहीं होगा, ट्रिक से आप याद तो कर पाओगे, लेकिन कितनी चीज़ें याद करोगे ट्रिक से, है ना। तो क्या है कि आप इसको अच्छी तरह से टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़े समझे और उसके बाद ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसको इसी तरह से आप सॉल्व करें, ठीक है। मैं सारी वीडियोस इसी तरह से लाऊंगी, ठीक है। तो चलिए वेट करना नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, जो हम बनाएंगे वर्धन वंश के ऊपर, ठीक है, जो गुप्त उत्तर काल में आएंगी, वर्धन वंश, ठीक है। जब तक के लिए बाय।